नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज में अब तक हमने पाषाण काल से लेके जैन धर्म तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा उसके उत्तर को डिटेल में देखा। आज के इस वीडियो से हम द्वितीय नगरीय क्रांति, महाजनपद काल तथा मगध के उत्कर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स के प्रमुख तथ्यों का चैप्टर वाइज वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी एक बार अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सीरीज का आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग सबसे प्रमुख कारण यही था। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, जिसके पश्चात लोहे के औजार बनाए जाने लगे, जिससे कृषि कार्य में अत्यधिक विकास हुआ। कृषि में लोहे के प्रयोग और तकनीक से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और अधिशेष फसल का प्रचलन हुआ। इस अधिशेष फसल ने आर्यों के जीवन में अस्थायित्व ला दिया और इसी अस्थायित्व के कारण आर्यों की जीवन शैली में विकास हुआ और यही कारण हुआ द्वितीय नगरीय क्रांति का, राज्यों के उदय का, महाजनपदों के उदय का। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथमूलक, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने। अजातशत्रु, जिसका दूसरा नाम कुनिक था, वह बिंबिसार और चेल्लना का पुत्र था। चेल्लना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शासन करने वाले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और इसके अलावा जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसका उत्तर मौर्य वंश हो जाएगा। सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? सबसे शक्तिशाली राज्य महाजनपद मगध था। 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली राज्य बना। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र। इन दोनों से हमें भारत के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर 2 और 4 होगा। महाजनपद और उसकी राजधानी का मिलान करना है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, कोसल की उत्तरी राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कोसल की राजधानी थी साकेत और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो इस तरह उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन बी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। यह वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र में स्थित था। निम्न में से कौन सा युग उपयुक्त जोड़ी है? शासक और उसके वंश की जोड़ी दी गई है। इसमें से सही है चेटक लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक, यह जोड़ी सही है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा राजधानी थी अंग महाजनपद की। अंग महाजनपद वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर तथा मुंगेर जिला का क्षेत्र था। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस चीज के बने थे? वे थे चांदी के। प्राचीनतम आहत सिक्के यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स मुख्यतः चांदी के मिले। कुछ तांबे के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, परंतु अधिकांशतः सिक्के चांदी के थे। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। यह वर्तमान मध्य प्रदेश और मालवा के क्षेत्र में स्थित था। काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कल्पी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित था। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया,
जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यह थे कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, जिन्होंने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठे थे। शिशुनाग का ही पुत्र कालाशोक था, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता था। इसके शासनकाल में ही 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में किया गया था। इसने मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्रा कर दिया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए: अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु तथा प्रसेनजित। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। अजातशत्रु ने ही गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन 483 ईसा पूर्व में करवाया था, और प्रसेनजित इसी के समकालीन कौशल महाजनपद के राजा। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्रा के संस्थापक हर्यक वंश के शासक उदायन थे। उदायन ने ही गंगा, सोन तथा गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की तथा उसे मगध महाजनपद की राजधानी बनाया। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी। कहाँ? यह नहर खुदवाई गई थी कलिंग में। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित कर मगध की गद्दी पर बैठा। महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार भार्गव भी कहा गया है। महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और वहां जैन धर्म की जिनसन की मूर्ति को मगध ले आया। इसने ही कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर खुदवाया, जिसकी जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। निम्न मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। मगध राजवंशों के क्रम में सबसे पहले है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। इस तरह उत्तर हो जाएगा 4, 1, 3, 2, ऑप्शन बी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यानी राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या की और उसकी हत्या उसके पुत्र ने ही राजगद्दी के लिए कर दी। यह था हर्यक वंश, जिसे कि पितृहंता वंश कहा गया है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु खुद अपने पुत्र उदायन द्वारा मारा गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी किसकी थी? चेदी महाजनपद, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र था, उसकी राजधानी शुक्तिमती या शुत्थिवती थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी, जो कि वर्तमान मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। यहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। राजा और उसके राज्य का मिलान करना है। चंडप्रद्योत अवंती के राजा थे। उदयन, ये हर्यक वंश का उदायन नहीं है, यह उदयन है, जो कि वत्स महाजनपद का पौरव वंश का शासक था। प्रसेनजित कौशल नरेश प्रसेनजित और अजातशत्रु मगध। तो इस तरह उत्तर होता है 3, 2, 4, 1। कथन ए और बी को पढ़ें। कथन ए है, विश्व के सभी भागों में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। यह कथन सही है। प्राचीन काल का धर्म सुधार आंदोलन लगभग इसी समय था। इसी काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा था, और इसका कारण था कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। इसी कारण से नास्तिक संप्रदाय के बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का काफी प्रचार प्रसार और विकास हुआ। तो इसका कथन और कारण दोनों ही सही है। ऑप्शन बी उत्तर होगा। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अजातशत्रु ने पहले ही काशी का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया था, और शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशल। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया?
काशी और लिच्छवी का विलय अजातशत्रु ने किया था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जीवक बिंबिसार के राजवैद्य थे। जीवक ने गौतम बुद्ध के डायरिया रोग तथा अवंती के राजा चंड प्रद्योत के पीलिया रोग का उपचार किया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका उत्तर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किस शासन काल में हुआ था? शिशुनाग के शासन काल में मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र शामिल था। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशुनाग। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार भार्गव कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद। महापद्म नंद को मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक भी कहा गया है। इसने एक राट की उपाधि धारण की थी। राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? राजा नंद का उल्लेख मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, जिसमें महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर खुदवाने का आदेश दिया था। मगध की राजधानी क्या थी? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? द्वितीय नगरीय क्रांति का प्रतीक NBPW मृदभांड को माना गया है। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऐसे तो पाटलिपुत्रा की स्थापना हरेक वंश के शासक उदयन द्वारा की गई थी और उसने ही इसे अपनी राजधानी बनाई थी, परंतु इन 4 ऑप्शन में सबसे पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाई थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? यह प्रश्न रिपीट है। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? मगध की राजधानी ग्रीवरज भी थी, पाटलिपुत्रा भी थी और राजगिरी भी थी। कौशाम्बी कभी मगध की राजधानी नहीं रही। यही उत्तर होगा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु हरेक वंश का शासक था, जिसे कि पितृहंता वंश भी कहा गया है। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनीक था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्जी संघ 8 जनपदों का समूह था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। महाभारत काल में श्री कृष्ण यहीं के राजा थे और बुद्ध काल में यहाँ के राजा अवंती पुत्र थे। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अश्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अश्मक ही था, जिसकी राजधानी पोटन या पाटन थी। मौर्य वंश से संबंधित प्रमुख तथ्यों का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने मौर्य वंश से संबंधित तथ्यों का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक बार अवश्य देख लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यह परामर्श सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लिखित है? इसका उत्तर है कंगनहल्ली। कंगनहल्ली से प्राप्त शिलालेख में सम्राट अशोक को रान्यो अशोक अर्थात राजा अशोक कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड बंदरगाह था, ये सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है।
राजगीर लैंड कैपिटल ऑफ अशोक, अशोक की राजधानी राजगीर नहीं पाटलिपुत्रा थी। और नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र। तो इसमें से पहला, दूसरा और चौथा सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा है जिसमें दास नहीं थे। उन 7 वर्गों में से दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद थे। जबकि चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनके अनुसार मौर्य समाज में दास प्रथा थी। तो इसमें पूछा जा रहा है दास प्रथा नहीं थी, तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में यह बताया है कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। कौटिल्य के यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में 2 न्यायालय थे। पहला धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी अदालत होती थी जिसमें भूमि व्यापार संबंधित मामले, और दूसरा था कंटक शोधन जिसमें फौजदारी मामले की सुनवाई होती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 4, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप तौल का प्रभारी था? मापतौल से संबंधित विभाग के अध्यक्ष को पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। पन्याध्यक्ष वाणिज्य के अध्यक्ष को कहा जाता था। सीताध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था और सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने के अध्यक्ष को कहा जाता था। नामों का मिलान करना है। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया है, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को देवनाम प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य। तो इस तरह उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? यह अनुमति दिया गया है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा सम्राट अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इन दोनों का उल्लेख किया गया है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। इसी अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि पश्चिमी भारत में यानी गुजरात, राजस्थान, ये सब क्षेत्रों में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त की सहायता से वहां सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? सम्राट अशोक अपने भाई सुसिंग के पुत्र उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया? इसका उत्तर होगा कुषाण। ईस्वी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और फिर उसका मरम्मत सम्राट अशोक ने करवाया था। इसकी जानकारी मिलती है हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? अशोक के बारे में जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। इसका उत्तर ए हो जाएगा। स्थान और स्मारक का मिलान करना है। कौशाम्बी भोजिताराम मठ, कुशीनगर राणाभार स्तूप, सारनाथ धामेक स्तूप और श्रावस्ती सहेत महल। उत्तर हो जाएगा इसका 2, 3, 1, 4। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह झील थी सुदर्शन झील। इसका निर्माण आप कमेंट करके बताइए किसने करवाया था। यह प्रश्न अभी पहले ही मैं बता चुका हूं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? सम्राट अशोक को प्रियदर्शी तथा देवनाम प्रिय इत्यादि नामों से उल्लेख किया गया है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की। यह कथन सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और फिर कण्व वंश की स्थापना की। यह कथन भी सही है। आंध्र सातवाहन के शासक सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। यह कथन भी सही है। यह तीनों ही कथन सत्य है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, जो कि पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तब उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, जो कि असफल रहा। उसके बाद उसने अशोक को भेजा, जो कि उस विद्रोह को सफलतापूर्वक समाप्त किया। इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य एक बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही स्थापित किया गया था। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मदद मांगने के लिए गया था, जिसके लिए सिकंदर ने मना कर दिया था और इस मुलाकात का उल्लेख किया है इतिहासकार जस्टिन ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा गया है? इसकी पहचान सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने की थी। यूनानी लेखक जस्टिस और स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम दिया, जिसकी पहचान सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में की थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इस लिपि का नाम था खरोष्ठी लिपि। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? सम्राट अशोक ने अपनी तीर्थ यात्रा के क्रम में सबसे पहले वे गया गए। गया के बाद वह कुशीनगर, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी गए, लुम्बिनी के बाद फिर वो कपिलवस्तु गए, कपिलवस्तु के बाद फिर वह सारनाथ गए और सारनाथ के बाद अंत में वह श्रावस्ती गए। तो इस तरह 1 3 4 2 5 6 यही क्रम है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में व्याख्या की गई है, जिसमें राज्य के 7 अंग राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। तो इसमें राज्य का 7वां अंग मित्र को कहा गया है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? मास्की के लघु शिलालेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक उल्लिखित है। इसके अलावा भाब्रू अभिलेख में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है और रुमिनदेही अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, क्योंकि सम्राट अशोक ने उस क्षेत्र को कर मुक्त कर दिया था। और अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। कुछ देर पहले ही मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? इनमें से सबसे पुराना राजवंश कौन है? मगध पर प्रारंभिक राजवंशों में सबसे पहला राजवंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद स्थापना हुआ था मौर्य वंश का। इसलिए इसका उत्तर मौर्य वंश होगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? इसका उत्तर भी मौर्य वंश होगा। इतिहासकार एथिनियस के अनुसार मौर्य वंश के शासक बिंदुसार का संबंध सीरिया के बादशाह एंटियोकस प्रथम से था। साथ ही बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भी सीरिया से ही आया था। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, वह स्थान कौन है? इसका उत्तर है अनुराधापुर। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम का उल्लेख किया गया है। सुमेलित करना है प्रांत और उसकी राजधानी को। उत्तरा पथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणा पथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और प्राची यानी पूर्व प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन का स्पष्टीकरण भी है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में इसलिए जोड़ा ताकि वह दक्षिण भारत की ओर जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों के व्यापार पर नियंत्रण कर सके। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? सम्राट अशोक के 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है, जबकि 12वां शिलालेख में सर्वधर्म सभी धर्मों के लिए समान भाव की चर्चा की गई है। तो उत्तर 12वां शिलालेख होगा। 7वां शिलालेख में भी सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता की बात की गई है और 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के लिए समान भाव तथा स्त्री महामात्रों की चर्चा की गई है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में से किसका व्यवसाय था? इन लोगों को मागध कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण किया है। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। यह जुर्माना उन लोगों से लिया जाता था जो सड़क पर गंदगी फैलाते थे। भाग एवं बलि क्या थे? मौर्य प्रशासन में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? गांवों में स्वायत्त शासी पंचायतों में शासन की व्यवस्था का सूत्रपात सर्वप्रथम मौर्य काल में ही हुआ। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति, जो कि हिंदू धर्म के संदर्भ में सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है, इसके अनुसार पुनर्विवाह वर्जित है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति ही है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उन्होंने यहीं से शिक्षा ली थी और साथ ही उन्होंने यहाँ शिक्षा दिया भी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? मनु ने भारतीय समाज में विदेशियों को व्रात्य क्षत्रिय कहा है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। यह उल्लिखित है मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में विभक्त था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार मौर्य समाज में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य के अनुसार मौर्य समाज 4 वर्गों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कौटिल्य के अनुसार मौर्य समाज में दास प्रथा थी, परंतु दासों का शोषण नहीं किया जाता था। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? भूमि कर को एकत्रित करने वाले अधिकारी को शीताध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। उन्होंने किन किन चीजों का विकास किया? संस्कृति, कला एवं साहित्य,
ये सही है। मौर्य साम्राज्य अपनी कला और साहित्य के लिए भी प्रसिद्ध है। सोने के सिक्के का विकास उन्होंने नहीं किया। सोने का सिक्का सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने शुरू किया था। प्रांतीय विभाजन का विकास इन्होंने किया था। और हिंदू कुश तक साम्राज्य, मौर्य काल में भारत का साम्राज्य हिंदू कुश तक फैल चुका था। तो इसमें ए, सी और डी ये तीनों सही है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से ही जारी है? वैसा कौन सा कार्य है जो कि मौर्य काल में भी था और आज भी वह जारी है? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, उनके आगमन का सही कालानुक्रम बताना है। सबसे पहले भारत आया था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज के बाद फाहियान आया था गुप्त वंश के काल में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और उसके बाद फिर आया था हेनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हेनशांग के बाद आया था हित सिंह। आंसर हो जाएगा 3142। सबसे पहले मेगास्थनीज, फिर फाहियान, फिर हेनशांग और फिर हित सिंह। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही बताया है, आप कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में टैक्स को चुराने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में कर चुराने की सजा थी मृत्युदंड। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा प्राकृत है, जबकि अगर लिपि पूछा जाए तो वो ब्राह्मी है। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न के देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? यह आदेश सौगौरा ताम्रपत्र में उल्लिखित है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था। वैसी परिस्थिति में बहुत से लोग भूखे मर गए। ऐसी स्थिति ना हो इसलिए एक शाही आदेश जारी करवाया गया, जिसमें खाद्यान्नों को सुरक्षित रखकर भविष्य में संकट के समय में उपयोग करने की बात की गई है। और यह मिला है सौगौरा ताम्रपत्र में। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश किया हुआ है, ये कथन सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है, यह भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये कथन गलत है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी नाम का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? यह थे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। यहाँ पर देखिए प्राकृत और ब्राह्मी दोनों दिया गया है, तो ऐसा में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भाषा पूछे तो प्राकृत, और अगर लिपि पूछती तब होती ब्राह्मी। जैसे हम लोग हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरह प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट केवल एक स्तंभ भाबरू स्तंभ में बताया है। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि अशोक का नाम किस अभिलेख में वर्णित है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम वर्णित है। अशोक के अन्य नामों में देवनामप्रिय, प्रियदर्शी, अशोकवर्धन इत्यादि भी उल्लिखित है। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। अशोक के दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने अस्पताल और औषधीय बाग का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मौर्य प्रशासन के अधिकारी नहीं थे। इसका उत्तर है अग्रहारिक।
निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं सभी ब्राह्मी लिपि में हैं, सिवाय 2 अभिलेखों के, जिनमें से शाहबाजगढ़ी तथा मानसहरा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरोष्ठी लिपि में है। ये दोनों अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर से और मानसहरा अभिलेख पाकिस्तान के हज़ारा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ये दोनों अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। अगला प्रश्न, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, और इसी अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि रखना। सम्राट अशोक के अन्य नामों में देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, अशोकवर्धन इत्यादि थे। इन नामों से यह ज्ञात होता है सम्राट अशोक हिंदू धर्म में भी आस्था रखते थे। निम्न में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी थी? नागार्जुनी पहाड़ियाँ आजीविकों को दान में दिया था सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ ने। सम्राट अशोक आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम कर्ण, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। बराबर की पहाड़ियों में चौथी गुफा, जिसका नाम लोमस ऋषि रखा गया, उसका निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था, और फिर दशरथ ने ही नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को रहने के लिए दान में दे दिया था। आजीवक संप्रदाय जैन धर्म से ही अलग होकर एक नई शाखा का निर्माण हुआ था, जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे, जो कि महावीर स्वामी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था? अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था संयम, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। रज्जुक क्या थे? रज्जुक मौर्य प्रशासन के एक अधिकारी थे, जो कि संभवतः एक जिले के अधिकारी को कहा जाता था। अशोक के निम्नांकित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इसका उत्तर होगा द्वितीय शिलालेख। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, चेर, पांड्य शासकों का वर्णन मिलता है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डिमेकस या डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? दक्कन पर विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, यह महल बना हुआ था लकड़ी का। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था। दोस्तों, इस प्रश्न को अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश से मिलती है। इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। सेल्यूकस निकेटर, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? इसे पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली है? उत्तराखंड के देहरादून से सम्राट अशोक का कालसी अभिलेख प्राप्त हुआ है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन और समाज का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिनमें से दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद थे। इनमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि चाणक्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था।
निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनमें से कौन से मौर्य शासक थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार भी जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक और उसका पुत्र दशरथ ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 4। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान शामिल था, बिहार भी शामिल था, कलिंग को भी इसने जीत लिया था। श्रीलंका का क्षेत्र सम्राट अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई है। अशोक का कौन सा बृहद शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? सम्राट अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। साथ ही यह भी उल्लिखित है कि आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है और न्याय मांग सकती है, जो कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था को बल देता है। अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ लेख किससे संबंधित है? यह संबंधित है महात्मा बुद्ध के जन्म से। अशोक के रुक्मिणदेही अभिलेख से ही यह जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, क्योंकि सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के कारण ही इस क्षेत्र को कर मुक्त कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्कस निकेटर के बीच युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? इन सभी क्षेत्रों को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीतकर अपने विशाल साम्राज्य में शामिल किया। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? यह राजा था मिस्र का। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें कौन कौन सम्मिलित हैं? संगम राज्यों के बारे में हमें जानकारी अशोक के दूसरे शिलालेख से मिलती है, जिसमें चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र इत्यादि शासकों की चर्चा की गई है। द्वितीय शिलालेख सिर्फ ऑप्शन डी में है, यही उत्तर हो जाएगा। अशोक के 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है चाणक्य या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन के साथ साथ अपराध करने वाली आटविक जातियों का भी उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? अशोक के दूसरे शिलालेख में चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र तथा केरलपुत्र दक्षिण राज्यों का उल्लेख है। सातवाहन शासकों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन। कालसी क्यों प्रसिद्ध है? कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड के देहरादून से अशोक का यह शिलालेख प्राप्त हुआ है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्रा नगर, जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, उसका अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है। कथन है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। कथन सही है, परंतु कारण गलत है। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। सम्राट अशोक के पहले शिलालेख में ही पशु बलि की निंदा की गई है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ था? मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा में ही स्थित था। टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? यह शासक था मिस्र का। टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मौर्य काल में भारत का राजनयिक संबंध सीरिया, मिस्र, ईरान इत्यादि देशों से था। दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो से संबंधित अपना फीडबैक आप ज़रूर कमेंट किया करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।